अध्याय 30 मेंग पेंग की सफलता। गू किंग फेंग की घोषणा के साथ मार्शल वर्ल्ड में कई लोगों ने उपहास किया, ये सोचते हुए कि गू परिवार जिसकी जड़ें कमजोर हैं, ये सोचकर भ्रमित है कि व्हाइट स्टोन दाव में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले गू किंग फेंग के साथ भी वे वास्तव में पूरे व्हाइट स्टोन दाव पर शासन कर सकते हैं। इसलिए कई मार्शल आर्टिस्ट गू परिवार में होने वाले इस शानदार आयोजन को देखने के लिए 3 दिन बीतने का इंतजार कर रहे थे। यदि कोई गुट सामने नहीं आता है और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वे स्थिति को कैसे संभालेंगे। इस दौरान ये खबर सुनकर किन होंग टांग का चेहरा पीला पड़ गया। गू परिवार क्या कहना चाह रहा है कि उन्हें लगता है कि केवल गू किंग फेंग की वजह से व्हाइट स्टोन दाव की सभी शक्तियां उनके सामने झुक जाएंगी। मूल रूप से किन परिवार के पुराने पूर्वज के अनुसार आयरन बोन गैंग के विनाश के बाद गू परिवार को नाराज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किन परिवार ने गू परिवार को एक उदार उपहार देने की योजना बनाई थी, जिससे दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा बच जाएगी और फिर वे बिना किसी और परेशानी के रह सकेंगे। लेकिन किन होंग टांग की कुछ करने से पहले ही गू परिवार ने अपना कदम उठा लिया। इस समय यदि किन परिवार सचमुच झुक जाता है, तो वर्षों में अर्जित उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उस पल में किन परिवार के अन्य बुजुर्ग भी नाखुश नजर आए। क्या गू किंग फेंग सच में खुद को श्वेत पत्थर दाव का शीर्ष विशेषज्ञ समझता है और ये सोचता है कि गू परिवार पूरे श्वेत पत्थर दाव पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सच में कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। बिल्कुल सही, किन परिवार मिट्टी का नहीं बना है। हमने श्वेत पत्थर दाव में गू परिवार की स्थिति को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दिलाया। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो गू किंग फेंग का क्या महत्व होता? किन परिवार में धार्मिक आक्रोश व्याप्त था और वो गू परिवार के प्रति बहुत तिरस्कार रखते थे। ये अभी भी वही पंक्ति थी। उनका मानना था कि गू किंग फेंग हद से आगे बढ़ रहा था। एक ही समय पर किसी को भी विश्वास नहीं था कि गू परिवार में वास्तव में कोई कदम उठाने का साहस होगा। व्हाइट स्टोन दाव ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा, लेकिन भले ही गू किंग फेंग शक्तिशाली था, किन परिवार की नज़र में पूरे मार्शल जगत से मुकाबला करना असंभव था। किन होंग टांग का चेहरा एकदम ठंडा था। हमें गू परिवार के मामलों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि गू किंग फेंग अंत में इसे कैसे संभालेगा। गू किंग फेंग। हेवनली क्लाउड सेक्ट के भीतर युन चांग कोंग ने गू परिवार से मिली खबर को देखा। उनके बूढ़े चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। उनके सामने युन त्यान सिंह खड़ा था, सर्वोच्च एल्डर। अब जबकि गू परिवार ने चू परिवार और आयरन बोन गैंग को खत्म कर दिया है और वर्तमान में प्रभावशाली है, अगर हम कार्यवाही नहीं करते हैं तो क्या इससे हमें कुछ परेशानी हो सकती है? पागल लोग बारिश में फंस जाते हैं और अहंकारी लोग विपत्ति को दावत देते हैं। गू परिवार ने आयरन बोन गैंग को नष्ट कर दिया है और उनका अस्तित्व लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। लुओ रुई एक दिव्य मार्शल किंग का आदमी है और हालांकि दिव्य मार्शल किंग की विशाल सेना अभी तक ताइशान काउंटी में प्रवेश नहीं कर पाई है, मात्र गू परिवार के लिए दिव्य मार्शल किंग से प्रतिस्पर्धा करना आत्मघाती कदम है। एक बार जब आयरन बोन गैंग के विनाश की खबर फैल जाएगी, तो मेरा विश्वास है कि हमारे हस्तक्षेप के बिना ही दिव्य मार्शल किंग सीधे गू परिवार का सफाया कर देगा। युन चांग कोंग ने उपेक्षापूर्ण उपहास किया। किंगयुन राज्य में दिव्य मार्शल किंग को नाराज करना मृत्यु दंड के समान है। अगर किंगयुन राज्य में दरबार के अलावा सबसे बड़ी शक्ति का जिक्र करना हो, तो वो निश्चित रूप से दिव्य मार्शल किंग ही होंगे। उसके नेतृत्व में 10 लाख सैनिकों की सेना, 3 काउंटियों का स्वामी, कई शक्तिशाली लोग। एक गू परिवार की तो बात ही छोड़ दें, 10 या 100 गू परिवार भी दिव्य मार्शल किंग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। युन त्यान सिंह का आचरण भी गंभीर हो गया। वो दिव्य मार्शल किंग की ख्याति से भली भांति परिचित थे, लेकिन यदि युन चांग कोंग का जिक्र नहीं होता तो युन त्यान सिंह को पता नहीं चलता कि आयरन बोन गैंग उससे जुड़ा हुआ था। तो क्या सर्वोच्च वरिष्ठ के विचार के अनुसार हमें गू परिवार के मामलों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? युन चांग कोंग ने सिर हिलाया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गू किंग फेंग ने वाकई सबको कमाका है। देखते हैं 3 दिन बाद वो इसे कैसे निपटाता है। गू परिवार। पिछले आंगन में गू किंग फेंग स्वर्गीय वज्र तलवार कौशल का अभ्यास कर रहा था। उसके हाथ में एक असाधारण दिव्य अस्त्र था, जिसका नाम हेवनली गैंग स्वॉर्ड था, जो एक मध्यम श्रेणी का दिव्य अस्त्र था। मध्यम श्रेणी के दिव्य अस्त्र दुर्लभ थे, कम से कम व्हाइट स्टोन दाव में दुर्लभ थे। ये दिव्य अस्त्र मूल रूप से आयरन बोन गैंग का था। आयरन बोन गैंग के विनाश के बाद गू किंग फेंग ने आयरन बोन गैंग के खजाने से ये दिव्य अस्त्र प्राप्त किया। सिर्फ सही। गू यांग द्वारा रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन में सफलता प्राप्त करने के कारण गू किंग फेंग को हेवनली थंडर स्वॉर्ड स्किल्स नामक मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट का एक सेट प्राप्त हुआ।
इस स्तर पर ये मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट शीर्ष स्तर के मार्शल आर्ट में से थे, जो औसत मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्हें फायरी सन डिवाइन पाम के समान स्तर का माना जाता था। हालांकि अंतर इस बात में निहित था कि अग्नि सूर्य दिव्य हथेली में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की साधना शामिल थी। इससे न केवल ची और रक्त की शक्ति बढ़ती थी, जिससे मार्शल आर्टिस्ट की साधना में सुधार होता था, बल्कि इसमें युद्ध की उपयुक्त तकनीकें भी शामिल थीं। दूसरी तरफ हेवनली थंडर स्वॉर्ड स्किल्स पूरी तरह से युद्ध तकनीकों पर केंद्रित थीं। तकनीकों की जटिलता के मामले में वे अग्नि सूर्य दिव्य हथेली की तकनीकों से भी अधिक शक्तिशाली थीं। स्वर्गीय वज्र तलवार कौशल प्राप्त करने के बाद से गु किंगफेंग लगातार इस सर्वोच्च कला का चिंतन कर रहा था। दुर्भाग्यवश स्वर्गीय वज्र तलवार कौशल इतने गहन और अनूठे थे कि गु किंगफेंग उन्हें पूरी तरह से सीखने की शुरुआत भी नहीं कर पाया था। इस आलोक में गु किंगफेंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि उसकी प्रतिभाएं उच्च स्तर की नहीं थीं और उसकी समझने की क्षमताएं भी विशेष रूप से मजबूत नहीं थीं। ऐसे मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना स्वाभाविक रूप से कोई आसान बात नहीं थी। आगे इस बार उसने चू परिवार और आयन बोन गैंग दोनों से कई मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट भी लूटे थे, लेकिन गु किंगफेंग के मन में इन मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट को सीखने का तत्काल कोई विचार नहीं था। आखिरकार मार्शल आर्ट का सार गुणवत्ता में निहित है, मात्रा में नहीं। इससे पहले उन्होंने अन्य निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उनकी मौजूदा कलाओं में सुधार होना बंद हो गया था। यही कारण था कि उन्होंने अन्य कलाओं की ओर रुख किया। लेकिन अब स्वर्गीय वज्र तलवार कौशल में महारत हासिल किए बिना ही अन्य मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट का अभ्यास करना लालच जैसा प्रतीत होता था। इसके अतिरिक्त इस दौरान गु किंगफेंग ने मेंग पेंग को गु परिवार की संपूर्ण मुक्केबाजी भी सिखाई। इतना ही नहीं, गु किंगफेंग ने गु परिवार के कुछ अंगरक्षकों को गु परिवार की मुक्केबाजी सिखाई थी, जो लंबे समय से गु परिवार में थे और काफी वफादार थे। कई मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट का ज्ञान होने के कारण गु किंगफेंग को केवल गु परिवार की मुक्केबाजी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात, गु परिवार को अब पर्याप्त संख्या में सशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता थी। अन्यथा ये विशाल गु परिवार के लिए अनुचित होगा कि केवल गु किंगफेंग ही अस्थि शोधन क्षेत्र में आधा कदम आगे हो और रक्त शोधन क्षेत्र में एक भी ना हो। इसके कारण गु किंगफेंग ने मेंग पेंग को रक्त शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास में मदद के लिए 10 रक्त शोधन की गोलियां उपहार में दी। शेष बची हुई अधिकांश रक्त शोधन गोलियां गु यांग को रक्त शोधन क्षेत्र में उनकी उन्नति में तेजी लाने के लिए दी गईं। जहां तक स्वयं का सवाल है, वो रक्त शोधन की गोलियों का उपयोग साधना के लिए शायद ही करता था। अस्थि शोधन क्षेत्र में आधा कदम रखने के बाद रक्त शोधन की गोलियों की प्रभावशीलता सीमित हो गई थी। इसके अतिरिक्त अग्नि सूर्य दिव्य हथेली की विशेषताओं के कारण गु किंगफेंग बिना किसी औषधि की आवश्यकता के स्वाभाविक रूप से अस्थि शोधन क्षेत्र में उन्नति कर सकता था। इसलिए रक्त शोधन की गोलियों को खुद पर बर्बाद करने के बजाय बेहतर था कि उनका उपयोग गु परिवार के भीतर मजबूत योद्धाओं को विकसित करने के लिए किया जाए। उनमें से गु यांग गु किंगफेंग के साधना प्रयासों का मुख्य केंद्र था। क्या वो उच्च स्तर तक पहुंच पाएगा, ये काफी हद तक गु यांग पर निर्भर करता है। पलक झपकने में 3 दिन बीत गए। मेंग पेंग बाहर से आई थी। अधीनस्थ व्यक्ति परिवार के मुखिया का सम्मान करता है। गु किंगफेंग ने मेंग पेंग के चारों ओर मौजूद आभा को देखा, जो स्पष्ट रूप से पहले से अलग थी, और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या आपने रक्त शोधन के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है?